धार्मिक स्टोरीज पर आज की कहानी भाग्य बड़ा बलवान। पता नहीं भाग्य किसे कब कहाँ पहुंचा दे। विशाल नगर नाम के एक राज्य में चंद्रकेत नाम का एक सेठ रहता था। वह सेठ बहुत ही बेईमान और लालची था। चंद्रकेत अपने गोदाम में अनाज में मिलावट करता था, जैसे कि वह चावलों में कंकर और शक्कर में रेत मिलाकर बेचता था। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वह चंद्रकेत की शिकायत करने के लिए राजा के दरबार में गए। लेकिन चंद्रकेत को पहले ही पता चल गया और वो उसी रात अपने परिवार को लेकर उस राज्य से भाग गया। भागते भागते जब वह एक जंगल में पहुंचा, चंद्रकेत की एक बेटी भी थी जो कि बहुत ही छोटी थी। वो जोर जोर से रोने लगी। लगातार वह रोए जा रही थी। अब उसके रोने से चंद्रकेत को डर लगने लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुलेखा, कहीं इस लड़की की वजह से हम पकड़े न जाए। देखो सुलेखा, इस मनहूस लड़की को हमें यहीं जंगल में छोड़ना होगा। सुलेखा ये करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन चंद्रकेत के बार बार कहने पर वह बच्ची को जंगल में छोड़ने को तैयार हो गई। तभी उन दोनों की नजर एक साधु की कुटिया पर पड़ी। दोनों ने सोचा, क्यों ना हम इस बच्ची को साधु की कुटिया के बाहर छोड़ दें, क्योंकि अवश्य ही यह साधु बाबा हमारी बच्ची को बचा लेंगे। यह सोचकर उन्होंने अपनी बेटी को वहीं पर छोड़ दिया और वहां से भाग गए। थोड़ी देर के बाद जब कुटिया में बैठे हुए साधु बाबा को उस बच्ची के रोने की आवाज आई तो वह कुटिया से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची जो लगातार रोए जा रही थी। वो हैरान हुए, आखिर इस घने जंगल में ये छोटी सी बच्ची कैसे पहुंच गई। उन्होंने बड़े प्यार से उस बच्ची को उठाया और अपने कुटिया में ले गए और उन्होंने अपनी कुटिया में ही उसे रखने का फैसला कर लिया। उसी राज्य के गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। उसके पास बहुत जमीन थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और उसका बेटा जो अभी छोटा बच्चा था। एक दिन शंकर और राधा को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना था। शंकर ने राधा से कहा, भाग्यवान, हम अपने बेटे शिवा को लेकर रिश्तेदार के यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि जंगल का रास्ता है, वहाँ खतरनाक जानवर भी रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि कुछ दिन के लिए शिवा को लखन के पास छोड़ देते हैं। ऐसा विचार कर वे दोनों अपने पड़ोसी लखन के घर गए और वहां शिवा को देकर अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए। लखन और उसकी पत्नी माया शिवा को अच्छे से ध्यान रखते। लखन के दो बेटे भी थे। एक दिन लखन को पता चला कि उसके दोस्त शंकर और राधा का जंगल में किसी जानवर ने हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई। लखन और माया को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने सोचा, अपने मित्र के बेटे शिवा को अब अपने बेटे की तरह ही पालेंगे। अब शिवा हमारा ही बेटा है, बल्कि हम इसे अपने बेटों से भी बढ़कर मानेंगे। धीरे धीरे समय बीता। लखन को अब खेती से अच्छी आय हो रही थी, क्योंकि उसके पास अब उसके स्वर्गीय दोस्त शंकर की संपत्ति भी आ चुकी थी। माया का भी ईमान डोलने लगा। उसके मन में अब लालच आ गया। हमारे तो दो बेटे हैं, एक के लिए तो हमारे पास पर्याप्त संपत्ति है। अगर हम अपनी संपत्ति के दो भाग कर देंगे तो दोनों बेटों में बंट जाएंगे और उन दोनों की संपत्ति दोस्त के बेटे शिवा से कम हो जाएगी। अच्छा तो यही होगा कि अगर शिवा कहीं भाग जाए तो उसके हिस्से की जमीन और गाय सब हमारी हो जाएगी। माया ने अपनी यह बात बड़े ही गोपनीय तरीके से लखन को बताई तो वह गुस्से से बोला, नहीं, हम ऐसी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकते। तुम भूल गई कि शंकर मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, भाई की तरह था वो। मेरे रहते तुम ऐसा नहीं कर सकती। शिवा तो हमारा बेटा है, उसे मैंने कभी अपने बेटे से कम नहीं माना। माया ने कहा, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि तीनों बेटों में हिस्सेदारी बराबर की हो जाए। लखन बोला, यह विचार ठीक है। माया बोली, मैं लेखाकार को अभी बुला लेती हूँ ताकि वह हमारे जीते जी सारी जमीन बेटों के नाम कर दे। लखन बोला, हाँ, तुम ऐसा कर सकती हो। लेखाकार जब गांव में आएगा
तो तुम तीनों बेटों के नाम पर बराबर बराबर जमीन करवा देना। माया तो सिर्फ लखन की सहमति चाहती थी। उसे आगे क्या करना है वह तो उसने पहले ही सोच लिया था। जब पटवारी गांव में आया तो माया ने उसे घर बुलाकर कुछ रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लिया। शिवा और लखन उस समय गाय चराने के लिए गए हुए थे। शाम के समय जब शिवा और लखन घर वापस आए तो माया ने शिवा से एक कागज पर अंगूठे का निशान लगवा लिया और बताया, तुम तीनों भाइयों में सारी जमीन मैंने बराबर बराबर बंटवा दी है। तुमको मंजूर है ना? शिवा बोला, माँ, मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? तुम जो भी करोगी बिल्कुल सही करोगे। माया ने बड़ी ही चालाकी से सारी जमीन अपने बेटों के नाम करवा दी थी। यह बात ना तो शिवा को समझ आ सकी और ना ही लखन को। इस बात को अब 8 साल गुजर गए थे। शिवा अब जवान हो चला था। लखन अब बूढ़ा हो चुका था और बीमारी के कारण एक दिन उसकी मौत हो गई। शिवा को इस बात का बहुत ही दुख हुआ। लखन के जाने के बाद माया ने सोचा, अब समय आ गया है जब शिवा को यहाँ से भगा देना चाहिए। एक दिन मौका देखकर वह शिवा से कहने लगी, देखो शिवा बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। हमारे सहारे पर तुम कितने दिन तक रहोगे? तुम्हें खुद अपने लिए कोई इंतजाम करना चाहिए। ज्यादा दिन तक हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। शिवा ने कहा, तुम लोगों को अगर मैं पसंद नहीं तो मेरा बंटवारा कर दो। माया ने कहा, देखो शिवा, तुम्हारा इस घर में है ही क्या जो मैं तुम्हें दे दूं? तुम्हारे माता पिता तो बहुत पहले ही तुम्हारी सारी जमीन के पैसे हमसे ले चुके थे। वह तो हमारी शराफत है कि हमने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। लेकिन अब और तुम्हारी जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। शिवा को मन ही मन दुख तो बहुत हुआ। उसने कहा, माँ, मैंने बचपन से ही तुम्हारी हर बात मानी है और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो ठीक है। इतना कहकर शिवा वहां से चला गया। वह जंगल की तरफ निकल गया। चलते चलते वह जंगल के पास पहुंच गया तो रात होने वाली थी और वहीं पर उसे उन साधु की कुटिया दिखाई दी जहां पर चंद्रकेत सेठ की बेटी रहती थी। साधु के आश्रम में पहुंचकर शिवा ने वहां पर ठहरने की अनुमति मांगी तो साधु ने उसे वहां पर रहने की आज्ञा दे दी। अब शिवा भी साधु बाबा और उस लड़की के साथ रहने लगा। इस तरह से 3 वर्ष बीत गए। इधर शिवा और वो लड़की गौरी भी एक दूसरे को मन ही मन में प्रेम करने लगे थे। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब साधु बाबा ने अपना फैसला सुनाया। मैंने फैसला किया है कि तुम दोनों का विवाह करवा दिया जाए। विवाह के बाद तुम दोनों को यह आश्रम छोड़कर जाना पड़ेगा। शिवा ने कहा, बाबा, परंतु मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं है। मैं अपनी पत्नी को कहाँ लेकर जाऊंगा? उसके साथ कहाँ रहूंगा? साधु ने कहा, उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? भगवान है ना, जिसने सबको जन्म दिया है, वही सबके रहने और खाने का इंतजाम भी करेंगे। राजा और रंक सबका ख्याल वही रखते हैं। उन पर भरोसा रखकर चलते रहना, सब कुछ कुशल मंगल होगा। उसके बाद साधु बाबा ने उन दोनों का विवाह कर दिया। विवाह के बाद साधु ने उन दोनों को वहां से राजमहल चले जाने को कहा। जाते जाते साधु ने शिवा को एक अंगूठी दी और बोले, यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है, बल्कि मैंने इसके अंदर अपनी सिद्धियों की शक्ति डाल दी है। तुम इससे जो भी कामना करोगे वह पूरी होगी। लेकिन ध्यान रखना कि अपने स्वार्थ के लिए इसका उपयोग मत करना। इसका व्यापार शुरू मत कर देना। वही करना जिससे लोगों का भला हो, जन कल्याण हो। यह अंगूठी तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगी, तुम्हें बड़ी सी बड़ी मुसीबत से बचा लेगी। इस वक्त राजमहल में रानी बीमार चल रही है। सभी वैद्य और हकीम उसका इलाज करने में असफल हो रहे हैं।
तुम दोनों पहले इस अंगूठी का इस्तेमाल करके रानी को ठीक करना और फिर आगे की मुसीबतों से तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा। फिर शिवा और गौरी साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर राजमहल की तरफ निकल पड़े। शाम होते होते वे दोनों महल के दरवाजे पर पहुंचे। द्वारपालों ने उन्हें रोका तो उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा जाहिर की। तभी द्वारपाल बोला, आज तो राजा से मिलने का समय समाप्त हो गया है। वैसे भी राजा अभी किसी से नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उनकी रानी की तबीयत बहुत ही खराब चल रही है। इसलिए राजा चिंतित और परेशान रहते हैं। तुम दोनों एक हफ्ते के बाद ही उनसे मिलो। शिवा बोला, हम रानी का इलाज करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। कृपया करके आप हमें उनसे मिलने दीजिए। द्वारपाल ने कहा, क्यों, राजा के गुस्से का शिकार होना चाहते हो? राजा वैद्य हकीमों पर काफी नाराज है। अभी तो वह इतने गुस्से में है कि जो भी उनकी रानी का इलाज करता है, रानी अगर ठीक नहीं हुई तो वह वैद्य को जिंदा जमीन में गड़वा देते हैं। शिवा ने कहा, देखिए, हम राजा के हर फैसले को मानने को तैयार हैं। जब हम लोग यह उम्मीद लेकर आए हैं कि हम रानी को ठीक कर देंगे, तो फिर आपको क्या ऐतराज है? द्वारपाल उसी समय राजा के पास गया और बोला, महाराज, एक पुरुष और एक स्त्री आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि वह रानी का इलाज कर सकते हैं और यह बात वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें महल में लेकर आऊं। राजा ने कहा, अगर वह दोनों पूरे आत्मविश्वास के साथ यह बात कह सकते हैं कि वह रानी को ठीक कर देंगी तो उन्हें फौरन अंदर ले आओ। अब राजा का आदेश पाकर जब वे दोनों राजा के सामने पहुंचे तो राजा ने उनका स्वागत किया और पूछा, आप दोनों कहाँ से आए हैं और आपको किसने बताया कि मेरी रानी बीमार है? शिवा ने कहा, महाराज, हम जंगल से आए हैं। वहां पर एक विद्वान महात्मा जी के आश्रम में हम रहते थे। उन्हीं उन्हीं ने हम दोनों का विवाह कराया और उन्हीं की आज्ञा से हम यहाँ पर आए हैं। अपना नया जीवन शुरू करने से पहले हम रानी का इलाज करना चाहते हैं। महात्मा जी ने रानी के इलाज करने का पूरा उपाय हमें समझाकर भेजा है। आप हमें रानी के पास ले चलिए। फिर उन दोनों को रानी के पास लाया गया। शिवा ने मन ही मन अपनी अंगूठी से प्रार्थना की, अभी के अभी रानी ठीक हो जाए। इतना कहते ही रानी के शरीर में जैसे जान आ गई और वह उठकर खड़ी हो गई, मानो उसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। रानी ने कहा, महाराज, आप इन दोनों को अपने महल में ही रख लीजिए। मैं तो कहती हूँ आप इस नौजवान को अपना मंत्री बना लीजिए। राजा ने कहा, हाँ, हम ऐसा ही करेंगे और इनके रहने का भी हम बहुत अच्छा इंतजाम करवा देंगे। दूसरे दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि हम शिवा को अपने सलाहकार मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। शिवा अब दरबार में मंत्री बन चुका था। वह चंद्रकेत सेठ जो बचपन में अपनी बेटी को जंगल में साधु बाबा की कुटिया के बाहर छोड़कर भाग गया था, जब वह आगे बढ़ा तो जंगल में उसकी पत्नी को एक शेर ने खा लिया। सेठ ने किसी तरह से अपनी जान बचाई और वहां से भाग गया क्योंकि चंद्रकेत के गुनाहों का घड़ा अब पूरी तरह से भर चुका था और उसका फल उसे मिलना शुरू हो गया था। उसका घर चला गया, उसकी बेटी गई और अब उसकी पत्नी की जान भी जा चुकी थी। लेकिन मन ही मन चंद्रकेत को इस बात का गुस्सा भी था। यह सब कुछ राजा की वजह से हो रहा था। वह मन ही मन राजा से बदला लेने का विचार बनाने लगा। बदले की आग में जलता हुआ वह चलते चलते पड़ोस के राज्य में जा पहुंचा, जहां पर चंद्रकेत की मुलाकात एक तांत्रिक से हो गई। चंद्रकेत उस तांत्रिक के पास पूरे 12 साल तक रहा और इन दिनों में उसने वहां पर बहुत सी उल्टी सीधी शैतानी सिद्धियां प्राप्त कर ली। इन 12 वर्षों के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे व्यापारी का वेश बनाकर राजा के सामने जाना चाहिए।
उसने व्यापारी का भेष बना लिया और इस राज्य में प्रवेश किया। उसने बहुत ही अच्छी किस्म के 2 घोड़े अपने पास रखे और उन घोड़ों के साथ वह एक रास्ते पर जा बैठा। जिस रास्ते से राजा गुजरता था, वह उस दिन जब राजा शिकार करने के लिए निकला तो उसने देखा कि रास्ते में एक व्यापारी है जो तो बहुत ही सुंदर घोड़ों को लेकर बैठा है। राजा अपने आप को रोक नहीं सका। राजा ने उससे पूछा, आप देखने में घोड़ों के व्यापारी लगते हैं। चंद्रकेत ने कहा, हाँ राजन, मैं घोड़ों का व्यापारी हूँ और मैं अच्छी नस्ल के घोड़े बेच रहा हूँ। राजन बोले, मुझे आपके घोड़े बहुत ही पसंद आए। आप इन घोड़ों को लेकर मेरे दरबार में चलिए। दरबार पहुंचकर राजा ने घोड़ों के व्यापारी से घोड़ों की कीमत पूछी तो उसने बताया, महाराज, मेरे एक घोड़े की कीमत 20,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। राजा बोले, अरे व्यापारी, आप इन घोड़ों की कीमत बहुत ही ज्यादा बता रहे हैं। मेरे पास तो और भी कई देशों के व्यापारी आते हैं, उनके भी बहुत ही अच्छी अच्छी नस्ल के घोड़े होते हैं, लेकिन वो 4,000 स्वर्ण मुद्राओं में मुझे बेच जाते हैं, जबकि आपके घोड़े भी लगभग वैसे ही हैं। फिर इनकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? महाराज, मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ, परंतु आप वचन दीजिए कि मेरी बात का अगर आपको बुरा लगे तो मुझे क्षमा कर देंगे। महाराज, देखने में सभी इंसान भी एक जैसे ही होते हैं। एक भिखारी भी राजा से शरीर और बुद्धि में बराबर हो सकता है, मगर फिर भी वह राजा की बराबरी नहीं कर सकता। भिखारी भिखारी ही होता है और राजा राजा ही होता है। इस तरह मेरे घोड़े उन व्यापारियों के घोड़ों से कई गुने अच्छे हैं। राजा बोले, मैं आपके तर्क से सहमत हूँ। फिर उसने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर वह दोनों घोड़े खरीद लिए। व्यापारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर शहर से चला गया। राजा ने घोड़ों को अपने तबेले में बंधवा दिया। सुबह घोड़ों की देखभाल करने वाला नौकर भागता हुआ आया और राजा से कहने लगा, महाराज, गजब हो गया। कल जो आप घोड़े लेकर आए थे, वो दोनों तो अब गधे बन चुके हैं। राजा हैरान हो गए। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, मेरे साथ चलिए और खुद ही चलकर देख लीजिए। राजा अस्तबल गया तो घोड़ों की जगह 2 गधे बंधे हुए थे। राजा उस नौकर पर भड़क गया। तुम मुझे बेवकूफ बनाते हो। घोड़े बेचकर तुमने उनकी जगह पर गधे लाकर रख दिए। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मेरे घोड़े वापस करो। महाराज, मेरी बात का विश्वास कीजिए। ये वही घोड़े हैं जो गधे बन चुके हैं। यह अवश्य ही उस व्यापारी की धोखेबाजी है। उसने आपको लूट लिया। तुम चुप रहो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। पूरे महल की आंखों में तुमने धूल झोंकी है। सभी जानते हैं कि मैंने कल तुम्हें बेहतरीन किस्म के घोड़े लाकर दिए थे और आज तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मेरे घोड़े तुमने बेच दिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, इस नौकर को कारागार में डाल दिया जाए और इसे मार मार कर सारा सच उगलवाया जाए कि इसने मेरे घोड़ों को कहाँ पर छुपाया। मंत्री ने उसी समय सैनिक को बुलाकर उस नौकर को कारागार में बंद करवा दिया। सैनिकों ने नौकर को खूब मारा पीटा, लेकिन वो हमेशा एक ही बात कहता रहा, मैंने घोड़े नहीं बेचे। ये वही घोड़े हैं जो अब गधे बन गए हैं। मैंने घोड़े नहीं बेचे। जब सैनिक थक गए तो उसे वही छोड़कर वह बाहर आराम करने लगे। कारागार में उस समय चोर भी बंद था। उसने नौकर से कहा, भाई, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा चोर नहीं देखा। इतनी मार खाने के बाद भी तुमने सारा भेद छुपा लिया। मैं तो जब भी पकड़ा जाता हूँ तो वह सभी चोरियां भी स्वीकार कर लेता हूँ जो मैंने कभी की ही नहीं, जहां पर मैं कभी गया भी नहीं। ऐसा करने से मेरे 2 फायदे होते हैं। एक तो मैं मार खाने से बच जाता हूँ और दूसरा, इससे हमारी चोरों की बिरादरी में मेरा और भी नाम हो जाता है।
उस नौकर ने कहा, भाई मैं कोई चोर नहीं हूँ। सचमुच राजा के घोड़े गधे में बदल गए। चोर बोला, क्या तुम सबको बेवकूफ समझते हो? मेरी बात मानो तो तुम स्वीकार कर लो कि तुमने ही घोड़े बेचे हैं, और उस समय व्यापारी को बेचे हैं जिससे महाराज ने वह घोड़े खरीदे थे। मगर उसने तुम्हें तुम्हें भी पैसे नहीं दिए, तो तुम फांसी से बच जाओगे। और राजा जब उस व्यापारी की खोज करने लगेगा और उसे पकड़ लेगा, और उससे ही सारा पैसा बरामद हो जाएगा, और तुम कुछ दिनों के बाद जेल से बाहर आ जाओगे। नौकर ने सोचा, सचमुच इस चोर की बात बिल्कुल सही है। यह उल्टा ही जमाना है। सच बोलने वाला मार खाता है और झूठ बोलने वाला बाहर निकल जाता है। जब मंत्री दोबारा से नौकर के पास आया तो वह कहने लगा, मंत्री जी, अब मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। उन घोड़ों को वो घोड़ों का व्यापारी ही ले गया है जिसने राजा को उन्हें बेचा था, मगर मुझे भी वह धोखा दे गया है। उसने मेरे पैसे तो मुझे नहीं दिए, और यह नगर छोड़कर भी वो यहाँ से भाग न जाए, उससे पहले ही आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए। मंत्री भागा भागा राजा के पास आया और बोला, महाराज, वो व्यापारी ही नौकर के साथ सौदा करके घोड़े लेकर भाग गया है। उसी समय एक सैनिक दरबार में भागता हुआ आया और कहने लगा, महाराज, महाराज, गजब हो गया। अब वो गधे चूहे बन चुके हैं, चलकर देख लीजिए। राजा हैरान हुआ तो वहां पर सच में चूहे थे। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। इसके बाद वह शिवा और उसकी पत्नी गौरी के पास गया और उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। राजा ने कहा, शिवा, अब तुम ही कोई चमत्कार करके उन चूहों को फिर से घोड़े में बदल दो। शिवा ने मन ही मन उस अंगूठी से प्रार्थना की, हे चमत्कारी अंगूठी, उन चूहों को फिर से घोड़े में बदल दो। और देखते ही देखते वह चूहे फिर से घोड़े बन गए। लेकिन यह क्या, राजा तो शिवा पर खुश होने की बजाय उस पर नाराज हो गया और बोला, अच्छा, तो मैंने बेकार में ही उस नौकर को कारागार में डाल दिया। यह सब कुछ तो तुम्हारा ही किया धरा है। तुमने अपने जादू के बल पर मुझसे धोखा दिया मुझे धोखा दिया। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, इसे सलाहकार मंत्री के पद से हटाकर कारागार में डाल दिया जाए और इसकी पत्नी को भी कारागार में रखा जाए। राजा को असल में शिवा की अंगूठी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब शिवा और गौरी कारागार में बंद हो गए। तभी गौरी ने कहा, सुनिए जी, आप जल्दी से अंगूठी का प्रयोग करके हमें यहाँ से बाहर निकालें। हम इस मूर्ख राजा के राज्य को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। शिवा ने कहा, नहीं गौरी, मैं अपनी सुविधा और अपने स्वार्थ के लिए इस अंगूठी का प्रयोग नहीं कर सकता। आगे क्या होगा यह तो देखा जाएगा। उधर वह व्यापारी तो था ही नहीं, बल्कि वह चंद्रकेत सेठ था, जो एक तांत्रिक बन चुका था और राजा से वह अपना बदला लेना चाहता था। अपने तंत्र मंत्र की विद्या से उसने नगर के लोगों को चूहे बिल्लियों में बदलना शुरू कर दिया। अब तो वह अपने असली तांत्रिक रूप में आ चुका था। नगर के कुछ लोग भागते हुए राजा के पास आए और कहने लगे, महाराज, गजब हो गया, एक तांत्रिक आया है, लोगों को चूहे और बिल्लियों में बदल रहा है। आप उसे रोकने की कोशिश कीजिए, वरना पूरे नगर में कोई आदमी नहीं बचेगा, सबके सब जानवर बन जाएंगे। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, सैनिकों के साथ जाओ और उस तांत्रिक को पकड़कर कारागार में डाल दो। मगर जो भी उस तांत्रिक को पकड़ने के लिए गया, तांत्रिक ने उसे जानवर में बदल दिया। कुछ देर बाद एक सैनिक भागता हुआ आया, महाराज, जल्दी से आप यह महल छोड़कर यहाँ से चले जाइए। वो तांत्रिक आपके महल की तरफ आ रहा है और वह सबको जानवर में बदल देगा। यह बात सुनकर राजा घबरा गया और जल्दी से वह अपनी रानी को लेकर महल से भागना चाहता था। जब वह रानी के पास गया तो रानी ने कहा, आप भागने की जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि हम भागकर कहाँ जाएंगे।
हम जहां भी जाएंगे वहां पर तांत्रिक हमें जानवर बना ही देगा। आप थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। आपने शिवा और उसकी पत्नी गौरी को कारागार में क्यों डलवा दिया? वह तो मुझे बचाने के लिए जंगल से यहाँ पर आए थे। आपने उसे मंत्री भी बनाया। तो आप ही सोचिए, एक मंत्री दो घोड़ों की चोरी क्यों करेगा? अब तो आपकी समझ में आ गया है ना कि यह सब कुछ किसका किया धरा है। शिवा तो हमारा सबसे वफादार मंत्री है। आपने बिना किसी गुनाह के हमारे वफादार मंत्री को कारागार में बंद करवा दिया। राजा को अब समझ में आया। उसने कहा, महारानी, आप ठीक कहती हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे समझ में आ गया है कि उस तांत्रिक से हमें शिवा ही बचा सकता है। कि तो महारानी, हम किस मुंह से शिवा के पास जाएं? आप ही जाइए और शिवा को कारागार से लेकर आइए। फिर रानी ने शिवा और गौरी को कारागार से रिहा करवा दिया और बोली, शिवा, मैं राजा के गलत फैसलों के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मगर मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे अपनी माँ समझकर माफ कर दोगे। शिवा ने कहा, रानी माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मेरे मन में आपके लिए कोई भी गुस्सा नहीं है। एक माँ को अपने बेटे से माफी नहीं मांगनी चाहिए। आप बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है? क्या मैं यह नगर छोड़कर चला जाऊं या फिर राजा को मेरी कोई और सहायता चाहिए? रानी ने कहा, शिवा बेटा, अब तुम मेरे बेटे हो। तुम तो जानते हो कि मेरी कोई संतान नहीं है। आज से मैं तुम्हें अपना पुत्र बनाती हूँ और तुम्हारी पत्नी मेरी बहू है। इस राज्य को अब तुम्हारी आवश्यकता है। तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। इस राज्य के राजा और नगरवासियों को बचा सकते हो। एक तांत्रिक है जो सबको जानवर बना रहा है। एक तुम ही हो जो सबको बचा सकते हो। उस दुष्ट तांत्रिक को तुम दंडित करो और सबकी रक्षा करो। शिवा ने कहा, रानी माँ, मैं अवश्य ही ऐसा करूंगा। रानी ने कहा, बेटा, रानी नहीं, सिर्फ माँ। तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ माँ हूँ। शिवा जब महल में पहुंचा तो देखा कि तांत्रिक महल में प्रवेश कर चुका था। तो शिवा ने अपनी अंगूठी से कहा, हे चमत्कारी अंगूठी, इस तांत्रिक की शक्तियों को खत्म कर दो। तभी अंगूठी में से एक ज्योति निकली और तांत्रिक की शक्तियां खत्म हो गई। तांत्रिक ने बहुत कोशिश की कि वह राजा को जानवर में बदल दे, परंतु ऐसा कुछ न हो पाया। शिवा ने कहा, महाराज, अब इस तांत्रिक से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसकी शक्तियां अब खत्म हो चुकी हैं। तांत्रिक की शक्तियां खत्म हो जाने पर सभी नगर के लोग अपने असली रूप में वापस आ गए। शिवा ने कहा, महाराज, अब आप इस तांत्रिक को बंदी बनवाकर कारागार में डलवा दीजिए। तब राजा ने उससे पूछा, तू कौन है और ऐसा काम तू क्यों कर रहा है? चंद्रकेत सेठ बोला, महाराज, मैं वही सेठ हूँ जिसे कई सालों पहले आपने बर्बाद कर दिया था और मेरा सारा कारोबार आपने ठप कर दिया था। मैं अपनी बेटी और अपनी पत्नी को लेकर जंगल में चला गया, जहां पर मुझे अपनी बेटी को जंगल में ही छोड़ना पड़ा और मेरी पत्नी को एक शेर खा गया। मैं इसी बात का बदला आपसे लेना चाहता था। तभी गौरी बोली, अच्छा, तो तुम वही सेठ हो जो नगर के लोगों को मिलावटी राशन बेचते थे। तुमने अपनी बेटी को जंगल में फेंक दिया था। चंद्रकेत बोला, बेटी, तुम ये सब कैसे जानती हो? गौरी बोली, पहले तो तुम मुझे बेटी कहना बंद करो। बेटी शब्द का अपमान मत करो। बेटी किसे कहते हैं तुम्हें पता भी है, मगर मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि जंगल में फेंके जाने से पहले मैं तुम्हारी बेटी थी, मगर अब मेरे पिता एक महात्मा है और मुझे गर्व है कि मैं शिवा जैसे आदमी की पत्नी हूँ। महाराज, आप इस आदमी को कठोर से कठोर दंड दीजिए। ऐसे लोगों के लिए हमारे राज्य में कोई जगह नहीं। चंद्रकेत बोला, नहीं बेटी, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। गौरी ने चंद्रकेत से अपना मुंह फेर लिया,
इसके बाद राजा ने उस तांत्रिक चंद्रकेत सेठ को कारागार में डलवा दिया और शिवा को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। अब शिवा और गौरी महल में ही रहने लगे, राजा और रानी के बेटा बहू बनकर। प्यारे श्रोताओ, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है और यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। फिर मिलेंगे एक और मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी को लेकर। राधे राधे प्यारे श्रोताओं।